गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 143 है यूपीपीएससी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हमेशा की तरह जो मॉर्निंग का टेस्ट होता है जीएस प्लस करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्न है इसमें। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, और प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 143 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। IUCN बड़ा ही महत्वपूर्ण संगठन है ये, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसके संदर्भ में कुछ कथन है, बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए, इसकी स्थापना जो है वो 1948 में हुई थी और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है। और IUCN द्वारा जारी की जाने वाली जो लाल सूची है, रेड लिस्ट, वो दुनिया की एक व्यापक सूची है जिसमें केवल जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। केवल जानवरों की, क्यों पौधों की नहीं? क्या देखिए, किसी भी समय किसी भी एग्जाम में बड़ा ही महत्वपूर्ण संगठन है, प्रश्न बनते हैं और बनते रहेंगे। बिल्कुल पता होना चाहिए आपको इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। और जो ये रेड लिस्ट यानी लाल सूची जारी करता है उसमें पौधे होते हैं या जानवर होते हैं? जानवर पौधे दोनों होते हैं, गलत है स्टेटमेंट। और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड के ग्लैड में इसका हेडक्वार्टर है, तो दूसरा भी सही है। सॉरी, दूसरा भी गलत है, पहला वाला केवल करेक्ट है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, तो सही ही पूछा है, गलत पूछा होता तो दूसरा और तीसरा होता। तो केवल एक ही इसका आंसर हो जाएगा, ओनली वन। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति के संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के धारणीय उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, 1948 में, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैड में। देखिए, IUCN द्वारा जारी की जाने वाली जो रेड लिस्ट है यानी जो लाल सूची है, वो दुनिया की सबसे व्यापक सूची है जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। तो प्लांट भी हैं और एनिमल भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहे जी शिवराम कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? हाल ही में 80 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। वो थे अभिनेता और फिल्म निर्माता। देखिए, हाल ही में तेलुगु सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता जी शिवराम कृष्णमूर्ति का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और कृष्णा के नाम से मशहूर श्री कृष्णमूर्ति ने तेलुगु भाषा के कई प्रसिद्ध फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई और 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया उन्होंने। और उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया और निर्देशन भी किया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? मिस्र, सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, भारत सरकार के प्रशासन विभाग ने संयुक्त अरब अमीरात में 2 नवंबर से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में अपने प्रकाशन जो है प्रदर्शित किया। और इस मेले का विषय, अगर थीम की बात करें, वो था स्प्रेड द वर्ड। और 12 दिनों तक चलने वाले इस पुस्तक मेले का आयोजन शारजहां बुक अथॉरिटी द्वारा किया गया संयुक्त अरब अमीरात में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से देश संघाई सहयोग संगठन और G20 दोनों के सदस्य देश हैं? बताइए। ये सब पता होना चाहिए, कई बार बताया मैंने आपको कि G20 में कौन मेंबर, G7 में कौन मेंबर, आसियान में कौन मेंबर, ब्रिक्स में कौन, सार्क में कौन। यहाँ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है वो संघाई सहयोग संगठन में तो सदस्य है लेकिन G20 में सदस्य नहीं है वो। तो देखते हैं पाकिस्तान से एलिमिनेट होगा क्या? जहाँ जहाँ चाह रहा है उसको हटा दीजिए। बिल्कुल आंसर हो जाएगा इसका 1 2 3। और कजाकिस्तान भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये भी केवल संघाई सहयोग संगठन में सदस्य है, G20 में नहीं है। G20 में मेंबर है चीन, भारत, रूस। 1 2 3। देखिए, G20 समूह की बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत
रूस और चीन इसके सदस्य हैं। और वर्तमान में अगर एससीओ के सदस्य देशों की बात करें तो चीन है, रूस है और भारत है। पाकिस्तान है, ईरान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है। याद रखिए सारे मेंबर को, ठीक है। और ये तीनों जो हैं, चीन, रूस और भारत, ये जो हैं वो G20 में भी मेंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। पंचशील सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, और कौन सा इसमें सही होगा बताना है। पंचशील सिद्धांतों का पहली बार जो उल्लेख है वो भारत चीन समझौता 1954 के दौरान किया गया। ये सिद्धांत बाद में गुट निरपेक्ष आंदोलन का आधार बने और पंचशील समझौते पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रीमियर झोउ एनलाई द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। भारतीय चीनी, बिल्कुल ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं और इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए, पंचशील सिद्धांतों का पहली बार उल्लेख किया गया और सार्वजनिक रूप से झोउ एनलाई द्वारा तैयार किया गया था इनको। और इन्हीं सिद्धांतों के आलोक में बाडूंग सम्मेलन के पश्चात गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप नव स्वतंत्र देश शीत युद्धकालीन तनावपूर्ण माहौल से अलग होकर अपने विकास पर ध्यान केंद्रित कर सके थे। ठीक है। और पंचशील सिद्धांतों पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री झोउ एनलाई द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी की अध्यक्षता जिस देश को सौंपी गई है उसका नाम है भारत। देखिए, हाल ही में जापान में आयोजित तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन में निवर्तमान परिषद अध्यक्ष फ्रांस के द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी का गठन जो है वर्ष 2020 में भारत सहित 15 सदस्य देशों की भागीदारी में हुआ था। तो विकल्प सी इसका आंसर है, यानी 2 साल पहले हुआ था। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, यूपीपीसीएस और आरओ दोनों की, और पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। ITTF और ATTU एशियाई कप में जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? देखिए, सानिया मिर्जा तो हटा दीजिए, वो तो टेनिस खेलती है। यहाँ टेबल टेनिस की बात हो रही है। ITTF, ATTU इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन और एशियन टेबल टेनिस यूनियन। यहाँ उत्तर मणिका बत्रा है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मणिका बत्रा थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित ITTF ATTU एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं और उन्होंने विश्व की नंबर 6 और 3 बार की विश्व चैंपियन एशियाई चैंपियन जापान की हिना हयाता को 4-2 से हराकर कांस्य पदक जीता है। फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF है और ATTU है एशियन टेबल टेनिस यूनियन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किस फोरम ने कमजोर देशों के समर्थन हेतु लॉस एंड डैमेज फंड लॉन्च किया? लॉस ये हानि वाला लॉस है, ठीक है। लॉस एंड डैमेज फंड जो है किसने लॉन्च किया है कमजोर देशों को समर्थन देने हेतु? ये COP27 शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में संपन्न COP27 शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाने पर जो है सहमति व्यक्त की, जो जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण सबसे कमजोर देशों को हुए उनके नुकसान की क्षतिपूर्ति करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में संपन्न 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
किसको सम्मानित किया गया है? जूनियर एनटीआर, रजनीकांत, साईं श्रीनिवास बेलानकोंडा या चिरंजीवी कोनिडेला? इसका आंसर है चिरंजीवी कोनिडेला, फादर ऑफ, ये हैं पिताजी रामचरण के। ठीक है, चिरंजीवी कोनिडेला। देखिए 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में तेलुगु अभिनेता निर्माता चिरंजीवी कोनिडेला को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश शीर्ष प्रदर्शन करता है? कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है, वो जो रिपोर्ट है वो 4 क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के आधार पर 131 अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क रेडीनेस परिदृश्य का माप करती है। वो कौन कौन सी है? प्रौद्योगिकी, लोग कैसे, शासन कैसा और प्रभाव कैसा। संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करता है, जिसका कुल स्कोर कितना है? 80.3। दूसरे स्थान पर है सिंगापुर, जिसका स्कोर है 79.35। और तीसरे स्थान पर है स्वीडन, जिसका स्कोर है 78.91। और हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की बात करें तो भारत ने अपनी स्थिति में 6 स्थानों का सुधार किया है और अब इसे 61वें स्थान पर रखा गया है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। अटल नवाचार मिशन किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नीति आयोग, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इसका आंसर है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अटल नवाचार मिशन देश की नवाचार और उद्यमिता की जरूरतों पर विस्तृत अध्ययन और विचार विमर्श के आधार पर नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल है। इस मिशन के उद्देश्य की बात करें तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु नए कार्यक्रम और नीतियां विकसित करना, विभिन्न हितधारकों के लिए मंच एवं सहयोग के अवसर प्रदान करना, जागरूकता पैदा करना और देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी हेतु एक अम्ब्रेला संरचना निर्मित करना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी शब्द अक्सर देशों के एक समूह के मामले के संदर्भ में समाचारों में दिखाई देने वाली वार्ता है, जिसे निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? G20, आसियान, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO और सार्क। ये सब के सदस्य इंपॉर्टेंट हैं, पूछ लिया था एग्जाम में। यहाँ उत्तर आसियान होगा। आसियान में कुल 10 सदस्य देश हैं, भारत इसका मेंबर नहीं है। देखिए क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापारिक समझौता है, यानी वर्ल्ड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये, जिसमें चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड ये हो गए और साथ ही आसियान देशों के सदस्य जो हैं सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार और फिलीपींस शामिल हैं। और इस समझौते पर जो है 15 नवंबर 2020 को हस्ताक्षर किए गए। और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी जो देश हैं वो विश्व की 1/3 आबादी और वैश्विक GDP के 30% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, लगभग 26 ट्रिलियन से अधिक, और भारत इसमें शामिल नहीं है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। इंडियन पॉलिटी का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। करंट से जोड़ के देख सकते हैं इसको। भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्यीय निकाय है और केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनावों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तैयार करता है। और चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है। कौन सा सही है इसमें? इसमें तीसरा वाला सही है। ठीक है, चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है। पहला गलत है, क्योंकि 5 सदस्य नहीं बल्कि 3 सदस्य है। ठीक है,
और दूसरा वाला भी गलत है। देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको चुनाव आयोग के रूप में या नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान है। और यह जो है भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। और चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 जनवरी। देखिए, चुनाव आयोग का जो सचिवालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। और यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रमों का निर्धारण करता है और संचालन करता है। जब चुनाव आयोग बना था उस समय मूल रूप से, तो इसमें केवल एक चुनाव आयुक्त, ठीक है, एक चुनाव आयुक्त था। लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे बहुसदस्य, एक ही था पहले इसमें, ठीक है, एक संशोधन हुआ 1989 का, चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989, इसके बाद से इसे बहुसदस्य निकाय बना दिया गया। ठीक है। और चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर चुना जाता है, वो भी शामिल होते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति है इसकी ये, ठीक है, यानी एक होता है इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दो होते हैं इसमें अन्य चुनाव आयुक्त, यानी टोटल इसमें 3 लोग होते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। और चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है। तो दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है केवल। ठीक है, दूसरा वाला भी गलत है, क्योंकि वहाँ चुनाव आयोग होना चाहिए, ना कि गृह मंत्रालय। अब पिछले कुछ वर्षों में प्रथा कैसी बन गई है, ये जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है, या सहायक आयुक्त कह लो उनको, इन्हीं में से ही जो है एक मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाता है। यानी नया वाला जो आ रहा है वो सीधा डायरेक्ट नहीं आ रहा, पहले वो यहाँ आ रहा है, कुछ सालों का समय यहाँ बिता रहा है, फिर उसको जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है। यह है ज्योग्राफी का प्रश्न। निम्नलिखित में से किन में जो है प्रवाल भित्तियाँ यानी कोरल रीफ्स पाई जाती हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन। और एक प्रश्न बड़ा पूछा था, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ कौन सी है? वो है ग्रेट बैरियर, ऑस्ट्रेलिया में। फिलहाल भारत में कोरल रीफ आपको कहाँ मिलेगी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, लक्षद्वीप होता तो वो भी सही हो जाता। सुंदरबन में तो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना। 4 को हटा दीजिए, कई बार बताया, 1 2 3। ये प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा ने पिछले 20 वर्षों में 2 बार पूछा है। देखिए, प्रवाल भित्तियाँ समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। किसके क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा इसको। देखिए, प्रवाल भित्तियाँ मूंगे सहित अनेक छोटे फ्लोरा और फौना की बस्तियाँ होती हैं। और भारतीय समुद्री क्षेत्रों में मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जो समूह है वो प्रवालों से बने हुए हैं। और विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्तियाँ कोरल रीफ है वो है द ग्रेट बैरियर, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ओशियन अगर पूछ ले तो पैसिफिक है, प्रशांत महासागर। 15वां प्रश्न है, ये तो रिपीटेड प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से विभाजित होता है? द्वीप, कौन सा द्वीप? तो 10 डिग्री चैनल, ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है, तो अंडमान निकोबार इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए, 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। और द्वीपों के ये 2 समूह मिलकर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश यूटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऊपर का अंडमान, नीचे का निकोबार मिला के हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच रेजांग ला की लड़ाई हुई थी? चीन जापान, भारत नेपाल, भारत चीन, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया। रेजांग ला की लड़ाई हुई थी भारत और चीन के बीच, भारत और चीन, डी है इसका आंसर। देखिए, हाल ही में 18 नवंबर 2022 को रेजांग ला की लड़ाई की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, और चुशुल घाटी के दक्षिणी पूर्वी रिज पर बर्फीले पहाड़ की चोटी पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच लड़ी गई रेजांग ला की लड़ाई को अक्सर 1962 में युद्ध के दौरान महान भारतीय ताकत के प्रदर्शन के रूप में याद किया जाता है।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या निम्नलिखित में से किसके अभ्यास के रूप में की जा सकती है? संघवाद, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक प्रतिनिधि मंडल, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी भी समय पूछा जाता है। इसका आंसर है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। देखिए, स्थानीय स्वशासन का अर्थ है शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए, ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरूप शासन संचालन में अपना योगदान दे सके। लॉर्ड रिपन का नाम आपने सुना हो, तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है उनको, और वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में जो है रखा गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, नासा के हालिया प्रोजेक्ट ड्रैगन फ्लाई को किस ग्रह के उपग्रह की खोज के लिए लॉन्च किया जाएगा? कौन से ग्रह के उपग्रह की खोज के लिए लॉन्च किया जाएगा नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन? सैटर्न, शनि। देखिए, जीवन के निर्माणकारी घटकों की खोज के लिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने ड्रैगन फ्लाई मिशन के तहत शनि के उपग्रह टाइटन पर स्पेसक्राफ्ट भेजने की योजना बनाई है, और यह मिशन वर्ष 2026 में लॉन्च किया जाएगा और पृथ्वी पर वापस कब आएगा? वर्ष 2034 में, 8 साल के बाद। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टाइफून नामक चक्रवात से प्रभावित होता है? ऑस्ट्रेलिया, चीन सागर, पश्चिमी द्वीप, समुद्र क्षेत्र, समूह क्षेत्र, सभी। कौन सा क्षेत्र है वो जो टाइफून नामक चक्रवात से प्रभावित होता है? टाइफून आता है, ठीक है, पैसिफिक क्षेत्र में, चीन सागर में भी। तो ऑस्ट्रेलिया तो भी तो वही है, चीन सागर हो गया, पश्चिमी द्वीप, समूह क्षेत्र, सारे हो गए, तो डी। देखिए, टाइफून जो है एक तरह का चक्रवात है। इसकी उत्पत्ति स्थान के आधार पर, ठीक है, इसे तूफान, आंधी या चक्रवात कह सकते हैं। टाइफून चीन सागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र को प्रभावित करता है, इसलिए सारे करेक्ट हैं, डी। और बिली भी आता है एक ऑस्ट्रेलिया में। 20वां प्रश्न है, कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किस शब्द को चुना गया? फ्रीडम, वार्म बैंक, डेमोक्रेटिक या परमाक्रिसिस? वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कॉलिंस डिक्शनरी परमाक्रिसिस। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इस पर, सी है इसका आंसर। देखिए, परमाक्रिसिस शब्द को कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी ने वर्ष 2022 के शब्द के रूप में घोषित किया है। परमाक्रिसिस शब्द जो है अस्थिरता और असुरक्षा की एक विस्तारित अवधि का वर्णन करता है, ठीक है। यूक्रेन वॉर और रूस का जो अभी वॉर हुआ था, चल ही रहा है अभी तक, उसके मद्देनजर है ये। तो 20 प्रश्न थे। इन सभी टेस्ट का PDF भी प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद, प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन।